हेलो दोस्तों, एग्जामपुर परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर दोस्तों हम सभी लोग बात करेंगे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूरे देश क्या पूरे दुनिया में इसको लेकर के पहले से भी चर्चा हो रही थी, बट भारत में ये चर्चा अब आकर के इन दिनों पहुंची है। जैसे कि सोशल मीडिया पे जगह जगह आपने देखा होगा, तमाम वाहन धारकों के द्वारा यानी गाड़ी चलाने वाले लोगों के द्वारा कुछ शिकायतें दर्ज करी गई, चाहे वो 2 व्हीलर को लेकर के हो, चाहे 4 व्हीलर को लेकर के हो। लोगों ने अपनी वाहनों में शिकायतें दर्ज करी, कहीं कहीं पे जंग लगा दिया, कहीं कहीं पे चींटी को रेंगते हुए दिखा दिया, कहीं इंजन चोक हो गए, कहीं किसी का माइलेज घट गया, कहीं किसी की कुछ और त्रासदी हो गई। बहुत अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर आए। फिर लोगों ने बोलना शुरू किया, भैया एथेनॉल एथेनॉल एथेनॉल। अब ये एथेनॉल इतना ज़्यादा चर्चित हुआ भारत में, अब हर घर घर में लोग इस पर बात करने लगे। तो आज के इस विषय में साथियों हम सब इसी पर बात करने वाले हैं कि वास्तव में एथेनॉल का चक्कर क्या है भाई। ये क्या ऐसा एकाएक आ गया है बम, जिसको लेकर के भारत में मचा हुआ है पूरा का पूरा बवाल। चाहे लो मिडिल क्लास फैमिली है, चाहे मिडिल क्लास फैमिली है, चाहे हायर फैमिली है, हर जगह लोग इसको लेकर के सशंकित हैं, चिंतित हैं। तो आज हम लोगों का जो विषय है वो एथेनॉल है। भैया क्यों मचा है बवाल, एथेनॉल को लेकर के क्यों मचा है बवाल, ये एथेनॉल वरदान है या अभिशाप, इसी का आज हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं साथियों। तो सभी लोग तैयार हो जाओ, आ जाओ, बहुत मजा आने वाला है। और हर एक पहलू को आज हम सभी लोग यहाँ पर देखेंगे। ये क्या होता है, इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, विवाद क्यों हो रहा है, सरकार क्या कर रही है और वैश्विक परिदृश्य क्या है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप सभी को देखेंगे, बहुत मजा आने वाला साथियों। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एथेनॉल निर्माण के बारे में हम लोग अगर पहली चर्चा अपना शुरू करें और साथ ही में हम लोग चर्चा करें E20 का ये चक्कर क्या आ गया एकाएक, इस पर अगर हम फोकस करें तो देखो साथियों, एथेनॉल क्या है। यह एक तरह का अल्कोहल है जिसे मुख्य रूप से गन्ने के रस या सीरे, गन्ने के रस, सीरे, मक्का, टूटे हुए चावल, खराब अनाजों के सड़ा करके बनाया जाता है। ये एक प्रकार का रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में है। तो नवीकरणीय बायोफ्यूल्स के रूप में इसको रखा गया है, यानी इसका ये मुख्य आधार यहां से ये निकल कर के आता है। अब मुद्दा ये आता है भैया इसके निर्माण की प्रक्रिया और इसकी गतिविधियों में वाकई में क्या क्या शामिल होता है। तो देखो इसमें सबसे पहले जो इसमें रॉ मटेरियल के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो गन्ने का रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका सीरा, जो विभिन्न प्रकार के अनाज हो गए, जैसे गेहूं के खराब जो दाने हो जाते हैं उसको ले लिया। इसके अलावा मक्के के जो होते हैं, इसके अलावा टूटे अनाज होते हैं, इनके यहाँ पर निर्माण प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है भाई, देखो इसमें फर्मेंटेशन यानी किण्वन की प्रक्रिया से होकर के इन सभी अनाजों को या गन्ने का जो रस होता है इसको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसे इस्ट खमीर की सहायता से एथेनॉल को अलग किया जाता है इसमें से। और फिर इस तरीके से एथेनॉल को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और फिर ये जो एथेनॉल होता है, जो प्यूरिफाइड पेट्रोल हमारे पास आता है, यानी कच्चे तेल से जिनको निकाल करके लेकर के आते हैं, फिर उसमें इनका एक रेशियो लेकर के इसका निर्धारण करते हैं और फिर उसको इसमें मिश्रित करते हैं। तो इसके अलावा इसका आसवन प्रक्रिया से इसका शुद्धिकरण कर देते हैं और फिर पेट्रोल के मिश्रण में इसको लेकर के जाते हैं। अब देखो एथेनॉल, जो शुद्ध एथेनॉल की कैटेगरी है, ये दो अभी कैटेगरी यहाँ पे चर्चा में है। एक देखो E10 होता है जिसमें 10% एथेनॉल की बात होती है, और एक E20 होता है जिसमें 20% एथेनॉल की बात होती है। भारत में 2023 में जब G20 की समिट हुई थी तो उसी समय E20 एथेनॉल का एक लक्ष्य दिया गया था कि भारत में 2025-26 तक हम सभी लोग पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल का मिश्रण करना शुरू कर देंगे। ये वहां पर ये निर्णय लिया था। भारत सरकार पहले से इस नीति को लेकर कई राज्यों को अलग अलग टारगेट दे चुकी थी। इस टारगेट को सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने इस टारगेट को पूरा भी किया। इसमें बिहार का भी नाम शामिल हो जाता है। इन सब राज्यों ने इसको क्या किया, इस टारगेट को बहुत पहले अचीव कर लिया। पहले ये 10% ही मिलाया करते थे, बट अब नियम के अकॉर्डिंग 20% इसमें मिलाने की बात आ गई, यानी E20 एथेनॉल का ये रेशियो यहां पर निकल के आया। अब पेट्रोल में इसका मिश्रण कैसे करेंगे, तो देखो एथेनॉल जो होगा वो E10 जो होगा उसमें 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल होता है, या E20 में अगर आप जाते हैं तो इसमें 80% पेट्रोल होता है और 20% इसमें एथेनॉल मिलाया जाता है। और इसका उपयोग फिर वाहनों में ईंधन के रूप में हम कर सकते हैं। तो वाहनों में ईंधन के रूप में इसमें बात करी गई थी भाई, ये ग्रीन एनर्जी के रूप में काम करेगा। वाहनों में क्या करेगा, ये ग्रीन एनर्जी के रूप में काम करेगा। ऐसा इसके लिए मानक बनाया गया और ऐसा इसका निर्धारण यहां पर किया गया। अगर ऐसा करेंगे तो भाई ग्रीन एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है भाई ग्रीन एनर्जी सबको बहुत अच्छा लगा कि भाई ग्रीन एनर्जी का मॉडल लेकर के यहाँ पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो उस समय
जब G20 की बैठकें हो रही थी और ग्रीन एनर्जी सुनने में बहुत अच्छा लगता है भाई, ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट चला, बढ़िया है भैया। तो पर्यावरण के लिए अनुकूल बताया गया। साथ में कहा गया जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधनों पर, यानी जो परंपरागत ईंधन है, धीरे धीरे उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन का हम इस्तेमाल कर पाएंगे। कृषि उत्पादकों को मूल्य संवर्धन में फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यूज किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, शुगर केन का इसमें इस्तेमाल है, बहुत सारे सीड्स का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। मक्के की बात हो रही है। टूटे हुए चावल, मतलब जो डैमेज चावल है, एक तरीके से डैमेज चावल, खराब चावल हैं, टूटे हुए चावल, उनका इसमें इस्तेमाल करने की बात करी गई थी। तो ये ऐसा हुआ था कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट करेगा, कृषि उत्पादकों को मूल्य संवर्धन करने का मौका मिलेगा। ये बात तो सही है कि कृषि उत्पादकों को मूल्य संवर्धन करने का मौका इसमें मिला है। फिर इसमें विवाद क्यों आ रहा है और क्या क्या चीजें निकल कर क्या रही, आइए आगे की कहानी को यहां से देखते हैं। देखो दोस्तों, जब E20 पेट्रोल, जब साधारण पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% जीवाश्म पेट्रोल मिलाया जाता है, तो इसी को E20 कहा जाता है। यानी जो कि इन दिनों चर्चा में भाई E20 पेट्रोल जो आप सब सुन रहे हो, ये E20 है क्या? तो इसमें 20% एथेनॉल और 80% यानी 20% जो फॉसिल फ्यूल्स वाले होते हैं, जीवाश्म पेट्रोल होते हैं, उसको जब मिला देते हैं तो इसी को E20 पेट्रोल के रूप में जाना जाता है। भारत का लक्ष्य ये रखा गया था कि भाई हम पूरी तरह से E20 ईंधन 2025-26 तक उपलब्ध करा लेंगे। तो भारत सरकार 2025-26 का ये लक्ष्य लेकर के चल रही थी, जो कि 2023 में ही इसको लेकर के चर्चा हो रही थी। G20 के दौरान जब इसकी चर्चा हो रही थी तो बड़ी तारीफ हुई थी भाई, मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया पे सब लोगों ने इसकी बड़ी तारीफ करी हुई थी भाई। तो जब तारीफ थी तो हंगामा है क्यों बरपा, बट उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये यहां से इसका लक्ष्य था। E20 पेट्रोल के फायदे क्या हैं, पहले इसके फायदे देखते हैं। हालांकि नुकसान और फायदे दोनों का कॉम्बिनेशन आज हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, फायदा क्या है। तो सबसे पहला फायदा ये है कि अगर हम E20 पेट्रोल लेकर के आते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम पेट्रोलियम पदार्थों का जो आयात करते हैं उस पर धीरे धीरे अपनी निर्भरता कम करेंगे। तो विदेशी मुद्रा की बचत करेंगे। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से हर साल देश में लगभग 30,000 करोड़ रुपए से लेकर के 50,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हम बचा सकते हैं। यानी जो हम 85% कच्चा तेल खरीद रहे हैं, अगर हम 20% एथेनॉल का मिलाना शुरू कर देंगे तो भैया तेल खरीद में कुछ तो हम कम करेंगे, तो जिसमें हम 30,000 से लेकर 50,000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। विदेशी मुद्रा बचाने की बात है तो जाहिर सी बात है डॉलर की दशाओं को लेकर के चर्चा होगी। पर्यावरण को लाभ होगा। एथेनॉल ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे ईंधन दहन बेहतर होता है। इसमें खास बात ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को 30 से 40% तक कम किया जा सकता है। ये इसका फायदा है। इसका मतलब पर्यावरण को इससे लाभ पहुंच रहा है दोस्तों, पर्यावरण को लाभ। किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। गन्ने और अनाज की मांग बढ़ने से किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिलेगा। चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति को हम सुधार सकते हैं, ये इसके प्रोजेक्ट में शामिल किया। ऊंचा ऑक्टेन नंबर एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है, जिससे इंजन की कार्यक्षमता बेहतर हो जाती है। ऐसा इसमें बताया गया कि भैया इंजन की क्या हो जाएगी, कार्यक्षमता, यानी एंटी नॉकिंग बेहतर हो जाएगी। तो कार्यक्षमता जाहिर सी बात बढ़ेगी। बट सारा विवाद यहीं से शुरू हो रहा है। अभी इसके आगे भी आते हैं, क्या हो गया माजरा, क्या कह रहे हैं। पहले फायदे क्या क्या गिनाए जा रहे थे, पहले उन फायदों को लेकर चलो। E20 पेट्रोल के अब नुकसान और चुनौतियां क्या निकल करके आ गई। अब देखो यहां पर समस्या क्या आ रही है। देखो कुछ लोगों ने शिकायत किया भाई अब माइलेज में कमी आ गई। क्या माइलेज में कमी आ गई? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, ध्यान रखना, जो वाहन अपने यहां भारत में E10 मॉडल पर डिजाइन किए गए, E10 मॉडल पर जो वाहन डिजाइन किए गए, अगर उनमें हम डायरेक्ट अगर हम E20 का मिश्रण कर देंगे तो उनमें इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। क्योंकि वाहनों के लिए अगर देखा जाएगा तो शुद्ध पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता लगभग 30% कम होती है। ये ध्यान रखना, ये इसका फैक्टर्स है। इसे चाहे कोई बताए या ना बताए, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। शुद्ध पेट्रोल की तुलना में जो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल होते हैं उनकी जो एनर्जी का लेवल होता है वो 30% कम होता है। इसलिए E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहनों के माइलेज में 5 से 7% तक की गिरावट देखी जा सकती है। ये सामान्य है। ये दशा 2023 के पहले के जितने भी वाहन हैं, ये ध्यान रखिएगा, 2023
2023 के पहले के जितने भी वाहन हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। 2023 के बाद के जो नए वाहन आएंगे उनमें इस प्रक्रिया को बेहतर करने का प्रयास किया गया है। भारत में पूर्णतः बेहतर नहीं हो पाया, लेकिन अब इस विवाद के बाद कंपनियां धीरे धीरे, चाहे उसको माने या न माने, लेकिन गुपचुप तरीके से अपने आप को बेहतर करने का प्रयास निरंतर कर रही हैं साथियों। तो ये ध्यान रखना है, आने वाले दिनों में जो नए वाहन होंगे वो इस क्वालिटी गुणवत्ता को अपने आप को एडजस्ट करते हुए आएंगे। तो ये प्रॉब्लम तो है, यहां पर माइलेज 5 से 7% तक गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि 30% क्या होता है, इनका एनर्जी लेवल कम होता है एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में। इंजन के पार्ट्स खराब होना, एथेनॉल स्वभाव से नमी सोखता है, एक बात ये ध्यान रखना, ये स्वभाव से नमी सोखता है। यह गाड़ियों के पुराने इंजन में लगी रबर, पाइप, प्लास्टिक पार्ट्स और एल्युमिनियम के हिस्से को धीरे धीरे गला देता है और जंग पैदा कर सकता है। ये इसकी संभावना होती है, ये 100% नहीं होता है, बट इसकी क्या होती है, इसकी अगर आप देखोगे संभावना, इसकी संभावना होती है यहां पर, यानी इसके लगभग चांस होते हैं। हाँ, ज्यादा चांस ये होते हैं कि भैया जैसे तो रबर पाइप हो गया या प्लास्टिक के जो पार्ट्स होते हैं उनके डैमेज होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे समय वाहन स्वामी अगर थोड़ा सा भी केयर करते हैं तो समय समय पर अपने जो रबर पाइप्स वगैरह हैं पुराने इंजन के या प्लास्टिक के पार्ट्स वगैरह हैं उनको मेंटेन करते रहें। इनकी निगरानी अगर वो करते रहते हैं तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांस नहीं है। पुराने वाहनों के लिए है, ध्यान रखना, पुराने वाहनों के लिए खाद्य सुरक्षा के संकट पर इस पर बात होनी चाहिए। सरकार इस पे लेके किसानों से और आम जनता से इस पे जरूर संवाद करे। एथेनॉल बनाने के लिए जब गन्ने और मक्के जैसी फसलों का डायवर्जन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो चीनी और अनाज की कीमतें बाजार में बढ़ने का खतरा तो होगा, क्योंकि भाई अगर डायवर्जन करेंगे तो बहुत ढेर सारे ऐसी क्लास है जहां पर इन फसलों के या इन अन्नों का जिनका इस्तेमाल किया जाता है उनकी आवश्यकता है, तो इनके डाइवर्जन के चांस बनेंगे। ये एक इस पर चुनौती है। पानी की भारी खपत, इसमें बात करी गई। दोस्तों ध्यान रखना कि जैसे आप जब एथेनॉल उत्पादन कर रहे हैं तो 1 लीटर एथेनॉल के उत्पादन में कमोबेश 3 से 4 लीटर पानी की खपत होती है। यानी 1 लीटर का उत्पादन अगर आप कर रहे हैं तो 3 से 4 लीटर पानी की खपत तो इसमें हो रही है। तो जाहिर सी बात है पानी वाला एक मुद्दा है इसमें, यानी ऐसी फसल जिससे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर एथेनॉल के लिए गन्ना उगाना भूजल स्तर को प्रभावित करता है। तो एक तो गन्ने का प्रोत्साहन बढ़ेगा, तो गन्ना क्या है, एक तो अधिक फसल, सिंचाई वाली फसल है। इसके अलावा एथेनॉल निर्माण में भी 3 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। तो इसका मतलब है कि पानी वाला जो फैक्टर है और ग्राउंड वाटर का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका नुकसान होगा। हाँ, इसका बेहतर उपाय हो सकता है कि सरकार जगह जगह वर्षा जल संचय का उपाय करे। अमृत सरोवर योजना अपने यहाँ पहले से चल रही है, अमृत सरोवर योजना का क्रियान्वयन और बेहतर ढंग से किया जाए और वर्षा जल का संचय इस समस्या का समाधान कर सकता है। सरकार इसमें क्या बात कर रही भाई, सरकार का कहना, भाई देखो सरकार का कहना है कि यह कदम भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आने वाला जो दौर है, जो सदियां आने वाली हैं वो एनर्जी की होंगी और एनर्जी पे जो अपने आप को आत्मनिर्भर करके रखेगा वही सरवाइव करेगा। अदरवाइज भैया ऊर्जा दे दो, ऊर्जा दे दो, ऊर्जा दे दो, इस तरह का कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। तो सरकार की ये बात तो सही है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर जोर, सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए E20 कंप्लायंट इंजन बनाना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही फ्लेक्स फ्यूल इंजन जो 100% एथेनॉल पर चल सके, इसको बढ़ावा दिया है। दुनिया के बहुत सारे देश 100% एथेनॉल फ्यूल्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें ब्राजील का नाम, अमेरिका का नाम, यूरोपीय समूह के बहुत सारे देश इस पर काम कर रहे हैं। तो हम भारत में भी बहुत पीछे हैं। तो इसी दिशा में कंपनियों का ये उत्तरदायित्व है भाई इंजन का डिजाइन वो ऐसा करें जो E20 के लिए तो बेहतर ही हो, लेकिन भविष्य में 100% एथेनॉल पर भी चल सके, इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो सरकार को कंपनियों के खिलाफ थोड़ा सा सख्ती अपनानी पड़ेगी। भाई कंपनियां इस पर गंभीरता से लेकर के काम करें, उन्हीं कंपनियों को उत्पादन या निवेश का मौका दें जो इन शर्तों का पालन करते हुए उत्पादन करने के लिए अपने आप को ग्रीन सिग्नल देती हैं, अपने आप को तैयार करती हैं। इससे फायदा होगा, अदरवाइज काम हम लोगों का बिगड़ जाएगा। नीतियों को लचीलापन, खाद्य सुरक्षा को देखते हुए सरकार समय समय पर गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने पर आंशिक प्रतिबंध लगाती है और मक्के व टूटे हुए चावल से निर्माण को बढ़ावा देती है। क्या है, बढ़ावा देती है। ये सरकार के नीतियों के अंतर्गत यहां पर ये रखा गया। रोजगार सृजन होगा भाई, इससे क्या होगा, रोजगार सृजन होगा, यानी देश भर में सैकड़ों नए डिस्टिलरी प्लांट लगाने से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। बट इसमें भूमि अधिग्रहण वाला मामला भी आएगा। तो भूमि अधिग्रहण संबंधित विवादों का निपटान सरकार कैसे करती है, यह भी एक चुनौती होगी। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए पूरी पारदर्शिता के साथ। जनता और वाहन मालिकों की क्या आवाज है भैया, बजट पर असर। जनता की सबसे बड़ी शिकायत है कि माइलेज कम होने के बावजूद उन्हें
E20 पेट्रोल के लिए साधारण पेट्रोल जितनी ही कीमत चुकानी पड़ रही है, जनता की मांग है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए। हाँ, ये बात तो है भाई कि अगर मान लो चलो ठीक है हम कुछ नुकसान उठा रहे हैं, हमारा इंजन का माइलेज 5% 7% कम हो गया है, तो पेट्रोल का प्राइस भी उसी मुकाबले कम होना चाहिए। मुद्दा तो भाई जनता का बढ़िया है कि भाई पेट्रोल के कुछ दाम तो कम होना चाहिए। सरकार को इस पर जरूर विचार करना चाहिए भाई, पेट्रोल के जो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है उसके प्राइस को तो कम कर सकते हैं भाई। जब जनता 5 से 7% माइलेज का नुकसान सहने के लिए तैयार है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। पुरानी गाड़ियों के मालिकों की सबसे बड़ी चिंता है जिनके पास साल 2023 के पहले, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, E20 वो कंफर्टेबल नहीं है, वे इंजन खराब होने के डर से बहुत चिंतित हैं क्योंकि बाजार में अब साधारण पेट्रोल मिलना लगभग कम हो गया है। तो ये पुराने गाड़ी मालिकों की बड़ी चिंता है और मीडिया वालों ने, सोशल मीडिया वालों ने 2023 के बाद के वाहन हो जाएंगे डैमेज, इसको लेकर के और डर बना दिया। हालांकि बहुत ज़्यादा डरने का विषय नहीं है। 2023 के पहले के जिनके वाहन हैं उनको समय समय पर मेंटेनेंस पर ध्यान देना होगा भाई। अब पुराने इंजन हैं तो जाहिर सी बात है मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। सर्विस सेंटर से संपर्क में रहें, कोशिश करेंगे भैया 3 महीने में 6 महीने में एक बार सर्विस सेंटर पर अपने वाहनों को ले जाके दिखाएं। इनकी भी चिंता लाजमी है, इस पर भी सरकार को जरूर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और सर्विस सेंटरों के बारे में इसके लिए अवगत करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें जागरूकता की भी कमी देखने को मिल रही है। पेट्रोल पंपों पर स्पष्ट रूप से नहीं लिखा होता है, पेट्रोल पंपों पर स्पष्ट सूचना होनी चाहिए कौन नोजल E10 का है कौन E20 का है, जिससे ग्राहक अनजाने में अपनी पुरानी गाड़ियों में E20 डलवा ले रहे हैं और इससे उनको नुकसान हो रहा है। जब E10 वाला है तो ये दोनों ऑप्शन होना चाहिए। ये जागरूकता के संबंधों में चूक हो जा रही है तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि जनता भाई अंधाधुंध भीड़ के शिकार में फंस जाती है कभी कभार। तो ऐसे समय उनको बचाना भी उत्तरदायित्व होगा। पेट्रोल पंपों को भी जागरूक करना भैया कैसे कैसे पेट्रोल यहाँ पर नोजल E10 वाला E20 वाला और कौन से सादा पेट्रोल यहाँ पर चल रहा, इसको लेकर चलना। किसानों का समर्थन, किसान वर्ग इस नीति से खुश है क्योंकि उन्हें भुगतान समय पर मिल रहा है और फसल बर्बाद होने जैसे सड़ा हुआ अनाज का भी सही इस्तेमाल हो रहा है। तो किसानों के नजरिए से अगर आप देखें तो किसानों के लिए फायदा है, बट किसानों को वास्तविक रूप से इसका लाभ मिले सरकार को इस पर पैनी नजर रखनी चाहिए क्योंकि अब ऐसे समय इसमें बिचौलिया वर्ग बहुत तेजी से एक्टिव हो जाएगा क्योंकि सड़े गले किसानों के संबंध में, अनाजों के संबंध में किसानों के पास जागरूकता का अभाव होता है और वो इसको संरक्षित करने से बचते हैं। तो ऐसी दशा में सरकार का उत्तरदायित्व है कि भैया किसानों को बचाने का प्रयास करें। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें, जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम वैश्विक परिदृश्य पर भी बात करेंगे, वैश्विक परिदृश्य में दुनिया भर में कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग एक मुख्य हथियार माना गया है और दुनिया में लगातार इसकी चर्चा हो रही है। G20 के बैठकों से लगातार इसके संबंध में बात हो रही है, चाहे G20 की बैठक भारत में हुई, चाहे ब्राजील में हुई, चाहे अमेरिका में, इसको लेकर के लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि एथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर चलें। दुनिया में अलग अलग देशों में एथेनॉल मिश्रण की जो गतिविधियां हैं अगर उस पर हम एक नज़र डालें तो सबसे बड़ा इसमें नाम निकल करके आएगा साथियों ब्राज़ील का, क्योंकि ब्राज़ील इसमें वैश्विक लीडर की भूमिका में है। मिश्रण स्तर का ब्राज़ील दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पेट्रोल की न्यूनतम एथेनॉल मिश्रण E27 कानूनी रूप से अनिवार्य है और वहां E100 एथेनॉल पंपों पर सीधे बिकता है। देखो 27% तो ब्राजील में अनिवार्य ही है, इसके अलावा वो 100% तक जा चुका है। यही हम शुरुआत में बता रहे थे कि भारत में भी कंपनियों को आदेश दिया जाए कि इंजनों का निर्माण ऐसा करें कि भाई वाहन इंजन E20 पर तो कंफर्ट रहे ही, भविष्य में वो 100% के लिए भी तैयार रहें ताकि हम अगर ऐसा कोई चेंज करें तो फिर वही शिकायत न दर्ज आए, नए इंजन पुराने इंजन वाला मामला फिर से दर्ज नहीं होना चाहिए। इंजन की तकनीकी में अगर आप देखेंगे ब्राजील में बिकने वाली लगभग 80 से 90% कारें फ्लेक्स फ्यूल वाहन पर हैं जो बिना किसी समस्या के E20 से लेकर 100% तक किसी भी अनुपात के एथेनॉल पर चल सकती हैं। तो अगर विश्व में इसका उदाहरण है तो फिर भारत में क्यों नहीं भाई? ये इसका मतलब है कि जनता से संवाद नहीं किया गया, कंपनियों को इसके लिए पहले से तैयार नहीं किया गया। हाँ, थोड़ा हम जल्दबाजी हड़बड़ी में आ गए, लेकिन देखो दुनिया में ऐसा मॉडल पहले से काम कर रहा है। तो भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। भारत में भी हम इस तरीके के वाहन लेके आए, पुराने को तो नहीं बट नए को लेकर के आए। हाँ, पुराने को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, अगर उनका रिप्लेस ला सकते हैं तो भाई पुराने जो वाहन मालिक हैं उनका भी विवाद नहीं होगा और उनको भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्राजील, ध्यान रखना, अपने यहाँ जो एथेनॉल बनाता है सबसे ज़्यादा वो गन्ने से बनाता है, तो ब्राजील का मॉडल गन्ने से एथेनॉल उत्पादन के लिए सबसे बेहतर है। इसके अलावा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर मिश्रण की बात करें तो E10 एथेनॉल है जो लगभग हर राज्य में मिलाया जाता है। E10 का रेशियो अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये E10 वाला चला। E15 और E85 का चलन अमेरिका में अब 15 से लेके 15%
तेजी से इसको मिलाने की बात यहां पर कर रहा है। हालांकि पहले से वो अपने गाड़ियों में फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को अवेलेबल करा चुका है, यानी E85 ईंधन भी उपलब्ध करा चुका है, यानी ये सब पहले से तैयारी करके फिर लागू किए। और भारत में क्या है, हम लागू कर दिए और तैयारी अब कर रहे हैं। भारत में ऐसा ही होता है, हम लागू कर देते हैं फिर उसके बाद उसके तैयारी में बात करते हैं। अमेरिका में अगर आप देखो तो एथेनॉल का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों मक्का। अमेरिका में क्या है, मक्के से एथेनॉल का स्रोत होता है। यूरोपीय संघ के बारे में बात करो तो यूरोपीय संघ में पहले से देखो E10 वाला मॉडल पहले से यूरोपीय संघ में भी चल रहा है। यूरोपीय संघ में पहले से E10 वाला मॉडल चल रहा है। फ्रांस और फिनलैंड जैसे देशों में E10 को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया है। यहीं फ्रांस और फिनलैंड से लेकर के ही तो भारत भी प्रेरित हुआ और यहीं से हम लोग इसको अपने यहाँ भी लेकर के आए, सबसे ज्यादा महत्व बढ़ा। इसके अलावा अगर हम लोग दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में देखें, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में देखो दोस्तों थाईलैंड का नाम, एशियाई देशों में थाईलैंड जैव ईंधन काफी आगे है। E10 E20 और यहां तक कि E85 की चुनिंदा शहरों में उपलब्धता थाईलैंड में भी देखने को मिल रही है। गन्ने व सीरे और कसाव से ये लोग क्या करते हैं, इसका निर्माण कर देते हैं थाईलैंड में। इस गतिविधि से इसका निर्माण करने की प्रक्रिया यहां पर चल रही है। भारत के संदर्भ में देखो सरकार की रणनीति प्रथम पीढ़ी यानी 1G बनाम 2G पीढ़ी एथेनॉल को लेकर के आया, जहां पर हम लोगों ने 10% यानी वैश्विक परिदृश्य में देखें और फिर अब क्या है 20% को लेकर के यहां से हम लोग जुड़े हुए हैं। सरकार केवल अनाज गन्ने पर निर्भर नहीं रहना चाहती ताकि खाद्य सुरक्षा बची रहे, इसलिए 2 स्तरों पर भारत में हम लोग काम कर रहे हैं। वैश्विक परिदृश्य की तुलना करते हुए भारत में हम लोग दोनों पहलुओं की लेकर के बात कर रहे हैं। देखो EG यानी 1G एथेनॉल जो सीधे गन्ने के रस, मक्के और टूटे हुए चावल से बनाया जाएगा और 2G एथेनॉल जो होगा वो पराली से बनाया जाएगा, जो कंपोस्ट बांस जैसे गैर खाद्य कचरे से बने होते हैं। पानीपत में एशिया का पहला 2G एथेनॉल प्लांट इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो कि अपने हरियाणा में बनाया गया। तो भारत में एथेनॉल निर्माण के लिए 2 टेक्नोलॉजी लेके चलेंगे। 1G एथेनॉल गन्ने के रस, मक्के और टूटे चावल से बनेंगे। जो समस्याएं खाद्यान्न संकट या महंगाई का लेकर के है, ऐसी दशा अगर उत्पन्न होगी तो हम 2G पे चले जाएंगे। 2G पर हम पराली हमारे यहाँ समस्या है, एथेनॉल बनाने में उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो भारत ने भी तैयारी इसके बारे में करी है। ऑटोमोबाइल्स उद्योग की तैयारी कैसी होनी चाहिए? अप्रैल 2023 के बाद वाहन भारत में 1 अप्रैल 2023 के बाद बनने वाले सभी वाहन, कार, ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल E20 मटेरियल कंप्लायंट पर बनाए गए हैं। 2023 के पहले वालों को प्रॉब्लम है, यानी इनके इंजन के पाइप और वाल्व E20 पेट्रोल से खराब नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। नए मॉडल को टेंशन नहीं है। 2025-26 में कंपनियां अब इंजनों में E20 के अनुसार पूरी तरीके से ट्यून कैबिल कर रही हैं ताकि माइलेज में होने वाले 5 से 7% के नुकसान को घटा करके 1 से 2% पर लाया जाए। हाँ, माइलेज की समस्या को कंपनियों ने भी कई जगहों पे कई केस में माना कि भाई 5 से 7% माइलेज में गिरावट हो रही है, इसको अपन लोग 1 से 2% पर लेकर के चले जाएंगे। तो ये इसका विषय बनेगा। वैश्विक अनुभव से और जनता के सरकार को क्या सीख मिलती है, अगर इसको हम मिला के चलते हैं तो देखो कीमतों का अंतर है। ब्राजील और अमेरिका के अनुभव से पता चलता है कि जनता एथेनॉल मिश्रित ईंधन तथा तभी खुशी खुशी अपनाती है जब शुद्ध पेट्रोल से कम 15 से 20% सस्ता हो। भारत में अभी E20 पेट्रोल और साधारण पेट्रोल की कीमत एक समान है, जो जनता में असंतोष का कारण बन रही है। ये सबसे बड़ा असंतोष का कारण है। तो भारत सरकार को इस पर बहुत तेजी से ध्यान देना चाहिए। भैया बिल्कुल, अगर हम कुछ नुकसान सह रहे हैं तो उसका लाभ प्राइस के रूप में, मूल्य बचत के रूप में मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर सरकार इस फैक्टर पर काम कर देती है तो जो आक्रोश या थोड़ा बहुत विरोध देखने को मिल रहा है वो ऑटोमेटिक तरीके से रुक जाएगा। इंजन किट, पुरानी गाड़ियों को बचाने के लिए विदेशों में एथेनॉल कन्वर्जन किट, जैसा कि हमने आपको बताया, इसका ऑप्शन होना चाहिए। भारतीय जनता की मांग है कि सरकार पुरानी गाड़ियों के लिए कम कीमत में ऐसी किट या तकनीकी सहायता उपलब्ध कराए। ये भी बढ़िया मांग है भाई, पुरानी गाड़ियों को भी तो बचाना है, उन लोगों को भी संरक्षित करना है, तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। उलझने से बेहतर है कि सलूशन पर बात करो। हम किसी के कमेंट्स या किसी की बातों को लेकर के उलझे ना कि फलाने ने ऐसा वीडियो बनाया या ऐसा कुछ बोला तो उसके पीछे पड़ जाएं। बहुत ढेर सारे लोगों को लेकर के विवाद भी हुआ, यहाँ तक कि वीडियो बनाने वाले तक के लोगों ने बहुत ढेर सारे अनर्गल शब्द या भाषा का भी इस्तेमाल करके उनको संबोधन भी दे दिया। तो इसको लेकर के इसका मतलब है कि हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि लोकतंत्र में सबकी बातों को सुनना बहुत ही जरूरी होता है और फिर उसके बाद समाधान लेकर के आते हैं तो लोग आपकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि अब ये 21वीं सदी का भारत और जनता जागरूकता के लेवल पर बहुत आगे है। सोशल मीडिया का जमाना है, विश्व वैश्विक कनेक्टिविटी है, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन ग्लोबल परिदृश्य चल रहा है, वैश्विक परिदृश्य का ये पूरा का पूरा सिस्टम चला, ग्लोबलाइज चल रहा है, वैश्वीकरण का ये वर्ड चल रहा है। E20 पेट्रोल अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए क्रांतिकारी कदम है। अंतिम रूप से अगर आ जाओ, फाइनल अंतिम रूप से हम लोग अपने कंक्लूजन पे चलें
लेकिन पुरानी गाड़ियों की सुरक्षा और ग्राहकों के लिए ईंधन की सही कीमतें तय करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और इस चुनौती का सामना जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद है कि एथेनॉल को लेकर के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, इसको लेकर के निर्माण की प्रक्रिया, इससे संबंधित विवाद की प्रक्रिया, सभी प्रक्रियाओं को लेकर के सरकार क्या कह रही, जनता क्या कह रही है और इसका सलूशन, सब कुछ हमने आपको विस्तार से बताया और ये विषय आपकी समझ को बढ़ाएगा। और ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो और ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पे आप अपनी राय भी दे सकते हैं और साथ में अगले टॉपिक का आप सुझाव भी दे सकते हैं। ये सब कुछ आपको मिलेगा आपके एग्जामपुर के पीसीएस चैनल पर, जो कि आप सबके प्रतियोगी परीक्षाओं को बनाएगा मजबूत। तो आप सभी को दोस्तों ऑल द बेस्ट।